नमस्कार। आज हम एक काफी चौंकाने वाले ऑनलाइन फ्रॉड की बात कर रहे हैं। हाँ, गाजियाबाद का मामला है ये। बिल्कुल। जहां ई सिम स्वैप करके एक महिला के खाते से 18 लाख रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए गए। बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, तो हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये धोखाधड़ी हुई कैसे और इससे क्या सबक मिलता है। बिल्कुल, ये देखना जरूरी है कि कैसे एक आम सी लगने वाली कॉल या एक अपग्रेड की बात इतने बड़े नुकसान में बदल रही। और कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ। हाँ, ई सिम जैसी चीज का। तो चलिए सीधे घटना पे आते हैं। हुआ ये कि 29 अगस्त को गाजियाबाद की आरती कॉल हैं, उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आई। अच्छा। कॉल करने वाले ने खुद को उनके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जो भी उनकी कंपनी थी उसका कर्मचारी बताया। ये तो आम तरीका है जालसाजों का। हाँ, और उसने कहा कि सिम को 4G से 5G में अपग्रेड करना जरूरी है, वरना सर्विस बंद हो जाएगी। अच्छा, तो एक अर्जेंसी क्रिएट की गई। बिल्कुल, यहीं से भरोसे का खेल शुरू हुआ। हाँ, ये अपग्रेड का बहाना बहुत कॉमन है आजकल। तो फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में आरती के फोन पर एक ओटीपी आया ई सिम एक्टिवेशन के लिए। ओके। और कॉलर उस वक्त फोन पर ही था। उसने कहा कि जल्दी से वो कोड बता दीजिए। और आरती जी ने? हाँ, आरती ने वो कोड बता दिया। उफ, बस मिनटों में ही एक और मैसेज आया कि आपका नंबर ई सिम के लिए रजिस्टर हो गया है। और अगले दिन उनका जो फिजिकल सिम था वो बंद हो गया। तो ये था वो निर्णायक पल। ओटीपी बताते ही कंट्रोल चला गया। हाँ। और उन्हें लगा कि ये अपग्रेड हो रहा है, जबकि असल में वो अपनी ही सिम की चोरी में मदद कर रही थी अनजाने में। बिल्कुल। ई सिम का यही तो है, वो दूर से ही एक्टिवेट हो जाता है। फिजिकल सिम की तरह दुकान जाने की जरूरत नहीं, बस ओटीपी चाहिए। ये वाकई डरावना है कि कितनी आसानी से हो गया। तो जब 30 अगस्त को मैसेज आने बंद हो गए तो वो 31 तारीख को गई सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस। उन्हें नई सिम दी गई पर वो एक्टिवेट ही नहीं हुई। अच्छा। फिर 2 दिन बाद दोबारा गई, 2 और सिम मिली, वो भी नहीं चली। अरे। तब जाकर वहां के कर्मचारियों ने शक जताया कि शायद किसी और ने उनके नंबर का कंट्रोल ले लिया है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही फिजिकल सिम बंद हुआ, धोखेबाजों ने ई सिम अपने फोन पर एक्टिवेट कर लिया होगा। हाँ। और फिर तो बैंक ओटीपी, सारे मैसेज सब सीधा उनके पास। और आरती जी को पता भी नहीं चला। पता कैसे चलता, सब कुछ तो पर्दे के पीछे हो रहा था। और फिर जब वो आखिरकार अपने बैंक पहुंची तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। क्या पता चला? कि 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच सिर्फ 3-4 दिन में उनके खातों से 18.48 लाख रुपए निकाले जा चुके थे। बाप रे, 18 लाख से ज्यादा। हाँ। तो ये साफ तौर पर ई सिम सिस्टम का गलत इस्तेमाल है। जांच में भी यही आया होगा। बिल्कुल, जांचकर्ताओं ने यही कहा है। धोखेबाजों ने क्या किया, आरती के नंबर से ई सिम की रिक्वेस्ट डाली और फिर आरती से ही ओटीपी लेकर वो प्रक्रिया पूरी कर ली। बहुत चालाकी से। कमाल है। क्या इस तरह के फ्रॉड आजकल बढ़ रहे हैं? कोई चेतावनी वगैरह है? हाँ बिल्कुल, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C। अच्छा, I4C। हाँ, वो देश की मुख्य एजेंसी है साइबर अपराधों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे फ्रॉड बढ़ रहे हैं। ओके। और उनका साफ कहना है, कोई भी असली बैंक या टेलीकॉम कंपनी कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगती, कभी नहीं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल, ओटीपी बहुत निजी जानकारी है, किसी को नहीं बताना है। तो बचने के लिए और क्या सलाह है? सिर्फ ओटीपी ना बताना काफी है? देखिए, ओटीपी ना बताना तो सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं। जैसे कोई अनजान नंबर से कॉल आए, कहे कि मैं फलाना कंपनी से हूं और कुछ तुरंत करने को कहे, तो शक करें। कोई लिंक भेजे, उस पे क्लिक ना करें। सही। अगर आपको जरा भी शक हो तो फोन काट दें और कंपनी के जो ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर होते हैं उन पर खुद कॉल करके पूछ लें। अच्छा पॉइंट है। हाँ, क्योंकि ये धोखेबाज अक्सर ना जल्दी मचाते हैं ताकि आप सोच ना पाएं। हाँ, दबाव बनाते हैं। ये जरूरी बातें हैं। खैर, आरती कॉल ने 8 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत तो दर्ज करा दी है। जांच चल रही है। उम्मीद है कुछ रिकवरी हो। हाँ, लेकिन ये घटना कुछ बड़े सवाल भी खड़े करती है ना? बिल्कुल करती है। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी सुविधा के लिए है वो कैसे धोखेबाजों का हथियार बन जाती है। सही कहा। ई सिम का आइडिया तो अच्छा था, फिजिकल सिम का झंझट खत्म, पर यहाँ देखो, ये धोखाधड़ी का जरिया बन गया। तो इसमें क्या टेलीकॉम कंपनियों की या जो रेगुलेटर हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या ये जो ई सिम एक्टिवेशन का प्रोसेस है इसी में कोई कमी है? हाँ, कई एक्सपर्ट्स यही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा।
वो कह रहे हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटरों और नियामकों को, मतलब रेगुलेटर्स को, इस eSIM एक्टिवेशन प्रोसेस को और मजबूत और सुरक्षित बनाना होगा। कैसे? मतलब क्या किया जा सकता है? शायद वेरिफिकेशन के और तरीके जोड़ने पड़े, जैसे हो सकता है वीडियो वेरिफिकेशन हो। हाँ। या फिर कोई फिजिकल एड्रेस पर कंफर्मेशन जाए, खासकर जब रिक्वेस्ट ऑनलाइन आ रही हो। सिर्फ OTP पर निर्भर रहना शायद काफी नहीं है। हाँ, जब इतनी बड़ी रकम का सवाल हो। बिल्कुल। तकनीक सुविधाजनक हो पर सुरक्षित भी तो होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या समझे? मतलब मुख्य बात क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमें, मतलब हम सबको, डिजिटल दुनिया में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, सतर्कता। एक जरा सी चूक जैसे OTP शेयर कर देना, वो बहुत भारी पड़ सकती है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी कमजोरियों को भी समझें और खुद को बचाएं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि जैसे हम टेक्नोलॉजी पर, मतलब डिजिटल सिस्टम्स पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, तो क्या ये जो सुविधा है और जो हमारी सुरक्षा है, इसके बीच सही तालमेल, सही संतुलन बन पा रहा है? बहुत जरूरी सवाल है ये। और इस संतुलन को बनाने में हमारी अपनी सावधानी के अलावा कंपनियों और रेगुलेटर्स की भूमिका कितनी अहम है और क्या वो अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं? बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।